हाय दोस्तों, मैं ऑनलाइन हरिओम आंजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रेशियो का पार्ट 6 यानी कि छठा दिन है, तो इसलिए हम आज का छठा पार्ट देखेंगे। साथ ही यदि आपने मेरी प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो यहाँ डाल दे, ऑनलाइन हरिओम फिर आंजना एक साथ में है, ये लिख दीजिए। या फिर यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो जो सब्सक्राइब है उसके साइड में आप दबाएंगे तो मेरी सारी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी, उसमें मेरे सारे वीडियोस हैं। तो यदि आपको सर्च करना है तो हरिओम आंजना एक साथ लिखोगे तो मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमने रेशियो में क्या क्या पढ़ा था। मैंने आपको बेसिक के साथ साथ जो इसके पहले का वीडियो है उसमें कुछ क्वेश्चन को भी हल करवाया था। तो मैंने आपको बताया था कि किसको कैसे क्या हल करना है, यानी कि मैंने यदि सही बटे में दे रखा है तो उसको अनुपात में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने सब आपको हर पार्ट में बता रखा है। अब आपको सिर्फ क्वेश्चनों को देखना है, पढ़ना है, समझना है कि क्या बोला गया है, इसके साथ ही आपको उत्तर देना है। तो देखते हैं हमारे प्रश्न में क्या बोला गया। प्रश्न में बोला गया है कि यदि 68,000 रुपये को ABC में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 अनुपात में विभाजित किया गया है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे अनुपात का अंतर ज्ञात करना है। अब देखो कैसे हल करना है। A अनुपात B अनुपात C दे रखा है, 1/2 दे रखा है, इसका 1/4 दे रखा है, इसका 5/16 दे रखा है। तो हमें पता है इसका जब हम अनुपात ज्ञात करते हैं तो जब सही बटे में रहता है तो हम नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, या तो नीचे वाले को यहीं से अपन बराबर कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 8 का गुणा किया तो यहाँ भी 8 का गुणा कर सकते हैं, या फिर तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 16 आया ना एलसीएम, तो 16 का गुणा इसमें भी कर देंगे, इसमें भी 16 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 16 का गुणा कर देंगे। ये कट देखेंगे तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ 8 बचेगा। अब देखो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। अब बोला गया है कि 68,000 रुपये को ABC तीनों में बांटना है, यानी कि तीनों का योग जो दे रखा है वो कितना आ रहा है 8 और 4 12 और 5 17, यानी कि 17 बराबर क्या दे रखा है 68,000 दे रखा है, यानी कि 17 × 51 17 × 68 4,000 रुपये आ रहे हैं। 1 बराबर 4,000 है, यदि 1 बराबर 4,000 है तो 8 बराबर 8 × 32,000 हो जाएंगे, 4 बराबर 4 × 16,000 हो जाएंगे, 5 बराबर 5 × 20,000 हो जाएंगे। अब आपको गुणा करके, यानी कि ये आप लिख लोगे ऐसे 8 × 32,000, फिर आप लिखोगे B बराबर 16,000, फिर आप C बराबर लिखोगे 20,000। अब उसमें बोला गया है सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर, तो आप यहाँ नहीं निकालोगे कि इस दोनों का अंतर अब कितना हो रहा है, यानी कि संख्या क्या हो रही है अब ज़्यादा हो रही है। तो आपको ये इतना नहीं लिखना है, ये वाला पोर्शन नहीं लिखना है। तो फिर सर करना क्या है। अब देखो कि अनुपात में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 8 है, सबसे छोटी संख्या कितनी है 4 है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना, तो बस इस 4 का गुना इस 4 से कर दो, क्योंकि 1 बराबर 4 आ रहा है तो 4 का अंतर हो रहा है, तो 4 × 16,000 हमारा अंतर हो जाएगा, 4 × 16,000 अंतर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर जो आ रहा है ना वही पूछा गया है, या फिर सबसे बड़ी और सबसे छोटी इन दोनों को भी आप घटाओगे तो 16,000 ही आएगा। तो आप इस स्टेप को नहीं करोगे और इसमें भी आप इतना नहीं काटोगे, आप यही देख लोगे कहाँ पे क्वेश्चन में 1/2 लिखा है, 1/4 लिखा है, 5/16 लिखा है, डायरेक्ट अपने को एलसीएम लो, एलसीएम क्या आ रहा है, ये कुछ भी नहीं लिखोगे आप, कुछ भी नहीं लिखोगे तो बस समझ में क्या आएगा आपको,
जैसे आप देखोगे एलसीएम क्या आ रहा है, देखने से जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे एलसीएम की आपको इतनी हैबिट पड़ जाएगी तो आप देखते से ही बताओगे कि ये 16 मतलब 16 इसका एलसीएम आ रहा है। तो जैसे ही 16 आ रहा है तो आप 16 से 2 का भाग देंगे तो 2 8 16 हो रहा है, यानी कि 1 से गुणा कर देंगे 8 का, तो 8 एकम 8 हो जाएगा। 4 का भाग देंगे 16 में, 4 चौके 16, 4 का गुना फिर 1 में करेंगे, 4 अनुपात आ रहा है। वैसे ही इसमें भी करोगे, 16 से 16 कट गया, 5 आ रहा है। तो आप डायरेक्ट इसको लिखोगे 8:4:5। तो आपको ऐसे ही पता है कि पहले वाला ए है, दूसरा वाला बी है, तीसरे वाला सी है। ठीक है, यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सिर्फ ABC लिख सकते हो, ABC लिखोगे और उसके बाद डायरेक्ट ये अनुपात लिख दोगे। और इसके बाद डायरेक्ट आप क्या करोगे, तीनों को जैसे योग तीनों का दे रखा है तो तीनों को जोड़ दोगे। यदि प्रश्न में बोला जाता है कि ए और बी का अंतर इतना दे रखा है तो 4 बराबर, यानी कि अंतर को जब आप देखोगे, मतलब जो प्रश्न में बोला गया है सिर्फ वहां आपको करना है, और जमाना कैसे है सिर्फ यहाँ आपको सीखना है। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चनों को हल करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है ना दोस्त। तो इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। अब हमें ध्यान सिर्फ यहाँ रखना है कि किस चीज में, किस प्रश्न में हमको क्या एक्स लिखना है, इसमें क्या हमें एक्स लिखने की जरूरत थी क्या, नहीं थी, तो इसलिए हमने नहीं लिखा। अब इस प्रश्न में यदि एक्स लिखने की जरूरत रहेगी तो हम एक्स लिखेंगे, और यदि नहीं लिखने की जरूरत रहेगी तो हम नहीं लिखेंगे। यानी कि जहां पे गुणा हो रहा है तो हम वहां पे x लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम भूल जाएंगे कि यहाँ पे x भी है। यहाँ पे भी हम x लिख सकते हैं, बट हमें यहाँ पे गुणा नहीं हो रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे x नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे गुणा होगा, कहाँ होगा, क्योंकि ये लिखा है p स्क्वायर, यानी कि ये p इसका 2 बार गुणा हो रहा है, इस p का 2 गुणा हो रहा है। ये p स्क्वायर मतलब क्या लिखा है, p इंटू p बराबर p स्क्वायर होता है ना, यानी कि यहाँ पे गुणा लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे x मानेंगे। अब हमको क्या करना है, यानी कि P अनुपात Q अनुपात R बराबर हमारा दे रखा है 1:2:3, 1:2:4 दे रखा है। तो आप डायरेक्ट क्या रखोगे, हमें पता है कि जब अनुपात में लिखा जाता है ना तो यहाँ एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वह नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब अनुपात में हम लिखते हैं तो वह संख्या कट कट कर आती है, यानी कि ये अब कटी हुई संख्या है, तो ये इसको हम परफेक्ट नहीं मान सकते। यानी कि इसमें भी हमें पता है किसी x का गुना हुआ होगा, इसमें भी x का हुआ होगा, इसमें भी x का हुआ होगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि p बराबर x है, q बराबर 2x है और r बराबर 4x है। तो यहाँ हमारा परफेक्ट अनुपात है, यानी कि यहाँ हमारी संख्या हम मान सकते हैं। तब ये बराबर क्या होगा, यानी कि p बराबर अब हम क्या लिख सकते हैं, p बराबर हम लिख सकते हैं x, तो 5 तो ऐसा ही लिखेंगे। p बराबर क्या लिखा है x, तो x स्क्वायर है, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो q बराबर क्या दे रखा है, q बराबर दे रखा है 2x का स्क्वायर, यानी कि q बराबर 2x है तो 2x लिखा, इसका स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर कर देंगे, पूरे का स्क्वायर है क्योंकि q बराबर पूरा 2x है। यहाँ पे p बराबर ओनली x दे रखा था, इसलिए हमने 5 को ऐसे ही लिखा और x p की जगह पे x लिखा, और स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर ही लिख दिया। यहाँ पे हम 5 को क्यों साथ में नहीं लेंगे, क्योंकि 5 इसी में दे रखा है। ठीक है, अब अपन देखेंगे r बराबर, तो r बराबर क्या दे रखा है 4x पूरा का पूरा दे रखा है ना, तो 4x लिखेंगे और पूरे का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा r का, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे तो ये क्या लिखा है, यानी कि 5x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 x स्क्वायर और 16x स्क्वायर। अब आप प्रश्न में ऐसे नहीं करोगे, इतना नहीं करोगे, आपको डायरेक्ट लिखना है, ये भी आप नहीं करोगे, क्योंकि मैं जब तक नहीं बताऊंगा ना कि आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है तब तक आप सोचोगे ही नहीं कि अच्छा ऐसा करना है। यानी कि मैं बताता रहूंगा आपको कि आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तब आप सोचना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जितनी स्टेप आप घटा सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे
तब जितनी स्टेप आप घटा सकते हो घटा दीजिए, यानी कि प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। तो आप देखना कि एग्जाम में आप ये पूरी लाइन नहीं लिखो, क्या करोगे, डायरेक्ट अंडर रूट लिखोगे। आपको डायरेक्ट माइंड में है कि इसको x लिखेंगे, इसको 2x लिखेंगे, इसको 4x, हमें पता है हम इतना लिखेंगे, उसके बाद वो करेंगे तो हमको डायरेक्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते से ही मालूम पड़ना चाहिए ना कि इसको हम x मानेंगे। तो लिखो क्यों एक बार और कॉपी में, नहीं लिखना है, सिर्फ डायरेक्ट लिखो। 5p² हो रहा है तो हमें पता है x है तो x स्क्वायर कर देंगे। q² हो रहा है, q बराबर 2x है तो 2 दूनी 4x² लिख देंगे। फिर हम देखेंगे 4x हो रहा है तो r² हो रहा है तो 4 चुक 16x² कर देंगे। अब हम इसके बारे में डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये कितना हो रहा है, अंडर रूट में कितना हो रहा है, 16 और 4 20 और 5 25x² हो रहा है। इसको हम बाहर करेंगे तो x बाहर आएगा तो x हो जाएगा, 25 को हम बाहर करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5x आ रहा है। अब ध्यान से क्या देना, या तो आंसर में हमारा ये दे रखा होगा या फिर क्या दे रखा होगा, ये भी दे रख सकता है। x बराबर क्या है, x बराबर p है और p बराबर क्या है, x है। x बराबर p है, p बराबर x है, यानी कि आंसर ये भी हो सकता है 5p। तो आंसर ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको बस यदि यहाँ दे रखा रहेगा तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसकी जगह पे x लिख दो, इसकी जगह पे, या फिर ज़्यादातर यही आंसर मिलेगा आपको 5x। पर बाई चांस यदि ये मिल जाएगा तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं, ये यहाँ पे दे रखा है कि इसके बराबर x, ये बराबर x है, ये बराबर 2x है और ये बराबर 4x है, तो बस आप आसानी से बता दोगे। अब देखो ये तो और आसान सवाल है। अब x बराबर हमारा ये दे रखा, y बराबर हमारा ये दे रखा। अब आप जरूरी थोड़ी ना है कि एग्जाम में भी ये लिखोगे कि x बराबर 2 है और y बराबर 3 है। अब ये यहाँ लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ लिखने की नहीं है ना जरूरत। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको देखने से ही पता चल रहा है कि x बराबर तो ये है और y बराबर ये है, तो हम इसको यहाँ पे क्यों लिखेंगे, समय ही बर्बाद होगा ना। उससे अच्छा हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कोष्टक बनाएंगे डायरेक्ट, और यहाँ पे हम 3x है, हमें पता है कि ये तो 2 है, तो 3 दूनी 6 प्लस 2, y बराबर क्या है 3 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख देंगे, 3 दूनी 6, 9 लिखा है, 9 x की जगह पे क्या आएगा 2 आएगा, तो 9 दूना 18 प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे 5, ये इसकी y की जगह पे 3 है तो 15, जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, 18 8 5 13 23 33 आ रहा है। तो इसको हम काटेंगे तो 4 3 चुक 12 और 11 तिया 33, यानी कि 4/11 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको बड़ी आसानी से मैं हल कर दिया हूँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ये वाला मैं कौन सा क्वेश्चन दे दिया हूँ, आयु वाला, क्योंकि अनुपात से हम आयु को कैसे हल कर सकते हैं मैं आपको हर बार बताया हूँ कि आयु आपका इससे आ जाएगा। मतलब आप जब देखोगे ना मिक्सचर एलिगेशन तो उसमें भी आपको ये काम आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसको बड़ी ध्यान से आप देखना, इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, हमें लड़ाना है, यानी कि दो चीज़ों को देखना है कि किसको, बस वो आपको देखना है कि किससे गुणा कर रहा हूँ। एक बार सीख जाओगे ना तो आप में मतलब पूरी, जब मैथ्स पढ़ाऊंगा ना तो 4-5 जो एग्जाम्पल है वो आपको ऐसे दूंगा जो लगभग आपको 50% क्वेश्चन हम हल कर देंगे। तो आपको देखना है कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। यह क्वेश्चन भी आपको 4-5 टॉपिक में काम देगा, यानी कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको लगेगा एग्जाम में कि अच्छा ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा है, सर ने बताया था। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना आपको पता चलता जाएगा। तो देखते हैं हम, प्रश्न में बोला गया 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात, इसमें 4 साल पहले का बोला है ना तो लिख लीजिए आप 4 साल पहले बोला गया है ना, ठीक है। 4 साल पहले किसकी, ए और बी की आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 2:3। अब क्या बोला गया 4 साल बाद, यानी कि प्रश्न में ये बोला गया है कि एक वर्तमान आयु है, हमें नहीं पता है कि वो वर्तमान कितनी है, उसके 4 साल पहले किसी आयु का अनुपात 2:3 था और उसके 4 साल बाद यानी कि 4 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 5:7 है। यानी कि
देखो 4 साल पहले उसकी आयु का अनुपात 2:3 था और बोला गया है 4 साल बाद 5:7 हो जाता है। तो ये 4 साल पहले था, ये 4 साल बाद। जब हम इन दोनों में देखेंगे कि अंतर कितने का आ रहा है, तो हम देखेंगे कि 4 साल तो ये और 4 साल ये, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 8 साल। तो 8 साल बाद, जब 8 साल बाद देखेंगे हम, तो इसके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7। अब आप देखो, जब कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, तुम हो और तुम्हारी मम्मी है, तो आप देखोगे कि 4 साल पहले मान लो आपकी आयु 20 है, आपकी आयु 20 है और आपकी मम्मी की आयु 24 है। आपकी, ये तो मैंने बहुत कम लिख दिया, 44 कर दो इतना तो मानना चाहिए, क्योंकि आपकी मम्मी 24 साल की रहेगी तो फिर आप बोलोगे कि क्या मेरी मम्मी ने क्या, मतलब 4 साल ही बड़ी है क्या, 4 साल की थी तब से शादी कर ली क्या तो इसलिए मैं 44 लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर 4 साल पहले मैं कितने साल का था, 16 साल का, और मेरी मम्मी भी कितने साल की थी, 40 साल की। यानी कि जितना साल आपका घट रहा है ना, उतना ही आपकी मम्मी का घट रहा है। तो आप देखना कि ए और बी का अनुपात 4 साल पहले 2:3 था। तो यदि ए 8 साल बढ़ेगा तो बी भी 8 साल ही बढ़ेगा, यानी कि दोनों का अंतर, ये भी 8 साल बढ़ा है और ये भी 8 साल बढ़ा, इसलिए 8 8 दोनों में जोड़ा, ठीक है। यदि घटाने का बोलता तो वो मैं अगले क्वेश्चनों में जैसे जैसे बताऊंगा आपको करना है, पर यहाँ पे बोला गया है 4 साल पहले, यानी कि 4 साल पहले का ये दे रखा है और ये वर्तमान से 4 साल बाद का दे रखा है, यानी कि दोनों का अंतर जो है 8 साल का है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले ऊपर ऊपर गुणा करना है, यहाँ से गुणा यहाँ करना है, यहाँ से गुणा यहाँ करना है। अब किसमें पहले करना है ये आपको मायने नहीं रखना है इस कॉन्सेप्ट में, सिर्फ यह देखना है कि जो बड़ा आ रहा है, 5 तिया 15 आ रहा है ना, और ये कितना आ रहा है, 7 दूनी 14 आ रहा है, यानी कि 15 और 14 में दोनों में बड़े कौन है, 15 है ना। तो 15 में से हम माइनस करेंगे, यानी कि जो बड़ा है ना उसमें से हम माइनस करेंगे, किसको करेंगे, 14 को। कैसे, 5 तिया 15 माइनस 7 दूनी 14 बराबर क्या करेंगे, 56 40, यानी कि 8 सत्तू 56 माइनस 8 पंजे 40। इसमें से भी हमको बड़े में से ही माइनस करना है, यदि प्लस प्लस है तो हमें माइनस करना है, और यदि एक प्लस एक माइनस है तो हमको जोड़ देना है, और यदि दोनों माइनस है तो भी हमको घटाना है, ठीक है। अब देख लो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 बराबर 16 आ रहा है, 1 बराबर 16 आ रहा है। तो इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये इस पे ही हम इसको रख सकते हैं, इसके अलावा हम यहाँ कहीं भी नहीं रखेंगे, कहीं भी नहीं रखेंगे, यही हमारा बेस है। तो हम इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 4 चुक 16 दून 32, और ये आ रहा है 16 48। अब ये कब की एज आ रही है, ये 4 साल पहले की आ रही है, 4 साल पहले की 32 और 4 साल पहले की 48। प्रश्न में क्या बोला गया, वर्तमान आयु, यानी कि 4 साल पहले की है, यदि हम वर्तमान पे आएंगे तो वर्तमान बीच में पड़ेगा, यानी कि 4 सिर्फ यहाँ तक आएंगे तो इनका अंतर कितना है, 4, यानी कि पहले से जब हम बाद में आएंगे तो जब आप जाओगे, मतलब अभी आपका 2020 चल रहा है, तो आपकी एज दे रखी है 2016 की, तो आप 2020 में यानी कि वर्तमान में आ रहे हो तो उन वैल्यू में आपको 4 साल जोड़ना पड़ेगा ना, इसलिए इस 32 में भी हम 4 साल जोड़ देंगे और इस 48 में भी हम 4 साल जोड़ देंगे। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 और 4 36, और 48 और 4 52, यानी कि ए अनुपात बी का अनुपात हमारा वर्तमान आयु ये हो जाएगी, और ये हमारा परफेक्ट आंसर है। और इस विधि से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हैक कर सकते हो, मतलब हल कर सकते हो बड़ी आसानी से, बड़ी नज़ाकत से आप हल करोगे और बोलोगे, जैसे जैसे आप अभी लगाओगे ना घर पे क्वेश्चनों को, तो आप बोलोगे सर ये तो मेरा हल हो गया, ये कैसे आ सकता है, तो आप बड़ी आसानी से उससे हल करोगे। और भी मैं छोटी छोटी ट्रिक्स को लाता रहूँगा, बट ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है, धीरे धीरे आप सारे कॉन्सेप्ट को रट मारोगे।
ठीक है। तो मैं आपको बार बार पढ़ाऊंगा ना, तो आप एक बार याद नहीं होगा, 2 बार याद नहीं होगा, मैं बार बार पढ़ाऊंगा तो फिर तो याद होगा ना। तो आप भूलोगे ही नहीं। मैं ना साल भर में 2 बार मिस करवा दूंगा तुमको, ठीक है। फिर तो याद होगा। और एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाने वाला, सारे टाइप करवाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ में हम यहाँ पे आज की क्लास को समाप्त करते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए हैं। मैंने समझाया बहुत ज़्यादा है आपको, क्योंकि मैं जब समझाऊंगा ना तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को हल करोगे। ये आपका बेसिक है। ये नहीं समझोगे ना, जब तक नहीं समझोगे तब तक आप कैसे हल करोगे। आपको बताना पड़ेगा कि किसको कैसे लगाना है, ठीक है। नहीं बताऊंगा तो नहीं समझ पाओगे ना। मुझे क्या है, हर बच्चे को साथ में लेके चलना है। इसमें हो सकता है आप पढ़ रहे हो उसमें से कुछ बच्चे इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, वो जो बोल रहे होंगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं कर सकता हूँ उसको। तो भैया आप कर सकते हो, दूसरे बच्चे तो नहीं कर सकते हैं ना, तो उनको भी मुझे बताना है। अब मुझे थोड़ी ना पता है कि किसको कितना पता है, ठीक है ना। इसलिए मैं हर चीज़ लेके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा ही पढ़ाना है, मतलब मैं हर बच्चे को साथ में लेके वही पढ़ाऊंगा। और बड़ी आसानी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन, पर बात यह है कि मैं टॉपिक एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाने वाला, एक भी टाइप का, ठीक है। मेरा उद्देश्य यही है सिर्फ, ठीक है। तो इसी के साथ में हम आज के टॉपिक को समाप्त करते हैं।